दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हमारा मनोविज्ञान का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, तो उसकी आज ये चौथी वीडियो है जहां पर मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है मेरा बुद्धि। यानी कि ये जो इंटेलिजेंस वाली जो भी बातें हैं ना, हम उसकी आज एमसीक्यूज को देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्चुअल में बुद्धि है क्या, मतलब इंटेलिजेंस है क्या। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन मैंने सी टेट के प्रीवियस ईयर से लिए हैं, सीजी टेट के प्रीवियस ईयर से लिए हैं, और कुछ मैंने सीजी व्यापम में जो क्वेश्चन आए हैं वहां से लिए हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो है वो मेरे अलग अलग किताबों से भी हैं। खैर, हालांकि क्वेश्चंस पर चलते हैं और क्वेश्चंस के लेवल को आप समझिए। कौन से क्वेश्चंस के जो लेवल हैं वो सीजी व्यापम के हैं, कौन से टेट के हैं, क्योंकि वही लेवल के ही आपके हॉस्टल वार्डन में आपको देखने को मिलेगा। स्टार्ट करता हूँ पहला क्वेश्चन, जो कि है कि बुद्धि एक्चुअल में है क्या। इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं। एक अकेला और जाति विचार, एक मतलब ये कह रहे हैं ना कि इस विचार में किसी प्रकार की संपूर्णता नहीं है। तो यार ऐसे ऑप्शंस को आप नेगेटिव मान के आप हटा देंगे कि ये कोई एक सिंगल थॉट नहीं है कि यार अब बुद्धि क्या है, एक प्रकार से एक नॉर्मल बात हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, चलिए ठीक है, योग्यता यानी कि एबिलिटी, एबिलिटी जो है ना ये ठीक है। कई मनोवैज्ञानिक को आप देखेंगे तो एबिलिटी इस चीज को कहते हैं, वो ठीक है। बट अनुकरण करना सिर्फ एक प्रकार सा बुद्धि है। मैं ये कहता हूं कि सर बुद्धि का एक प्रकार का कार्य है, लेकिन एक्चुअल में बुद्धि है नहीं यार। ये एक विशिष्ट योग्यता है। क्या ये एक स्पेसिफिक एबिलिटी है, मतलब ये क्या विशिष्ट प्रकार के लोगों में ही देखने को मिलती है? जी नहीं, आपको पता है कि सर ये हर एक सामान्य व्यक्ति मुझे देखने को मिलता है। कोई भी व्यक्ति, उसके पास बुद्धि तो होती है। चलो ठीक है, उसकी किसी प्रकार की विशेष बुद्धि नहीं होती। जैसे कि हो सकता है कि यदि मेरे पास भाषाई बुद्धि है, यदि मैं भाषाओं को समझ पाता हूँ, तो इसका मतलब थोड़ी कि हर व्यक्ति भाषा को समझता हो। लेकिन दैनिक दिनचर्या करने वाली हर एक बुद्धि मेरे में है ना, और वो हर एक बच्चों में भी आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो ना हो, वो डेफिनेटली अपना खाना खाता होगा, रोज नहाता होगा, रोज अपने क्रियाकलापों को, रोज अपने गतिविधियों को तो करता ही होगा। तो इसीलिए एक विशिष्ट योग्यता के रूप में इसे मैं नहीं देखूंगा। सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, ये इन चारों ऑप्शंस में सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है कि एक प्रकार का ना सर ये ग्रुप है सर। मतलब जो मेरा आपका ये जो पूरा बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, वो किसी निश्चित एक प्रकार को मिलकर नहीं बना, वो सर बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स है, सभी को मिलाकर मेरा जो बुद्धि है वो बना है। ठीक है, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि बुद्धि जो है वो क्या है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। अलग अलग मनोवैज्ञानिक क्या है, उन्होंने बुद्धि को अपने हिसाब से अलग अलग परिभाषित किया। तो सबसे पहले यदि किसी ने बुद्धि के मापने के बारे में सोचा तो वो मेरे एल्फ्रेड वीने थे। ठीक है, अब कई बार अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, इसीलिए मैंने सिद्धांत का भी एक टॉपिक को ले आया। एक तत्व सिद्धांत, यदि आपको पता होगा तो ये एल्फ्रेड बीने का ही दिया हुआ सिद्धांत है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इनका जो नाम मेंशन किया। इनको बोलते हैं यूनी फैक्टर थ्योरी। सेकंड वाला है जो कि द्वितत्व का सिद्धांत है। आपको पता होगा कि चार्ल्स स्पीयरमैन, इन्होंने दो प्रकार की तत्व बताई थी कि यार यदि किसी व्यक्ति का जो बुद्धि होता है ना, उसके दो तत्व होते हैं, दोनों तत्वों से मिलाकर उस व्यक्ति का जो बुद्धि है वो बना होता है। प्रत्यागमन सिद्धांत, ऐसा कोई सिद्धांत आपको देखने को सुनने को नहीं मिलेगा। यदि किसी किताब में मिल भी गया तो भैया वो एक प्रकार की साइंटिफिक थ्योरी नहीं है। साइंटिफिक थ्योरी नहीं है इसका मतलब कि यार उसका कोई प्रमाणिक पुष्टि नहीं होगा। बहुतत्व सिद्धांत यानी कि मल्टी फैक्टर थ्योरी, वो आपको ही पता है कि यार वो और कोई नहीं, वो मेरे थॉर्नडाइक है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो है, जो कि बहुत अच्छे शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक है भैया, वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, उनका बहुत का सिद्धांत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कौन सा सिद्धांत नहीं पूछा था, तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा प्रत्यागमन का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि ये कहता है कि बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी क्या है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में बताया था कि स्पीयरमैन ने बताया था कि यार बुद्धि जो है वो दो कारक से मिलकर बनती है। कौन कौन सा दो कारक, एक तो सर सामान्य है, और सर जो दूसरा कारक है वो मेरा विशिष्ट है। सामान्य को अंग्रेजी में बोलते हैं जनरल, विशिष्ट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक। तो यार सामान्य को हम लोग जी से दर्शाते हैं, स्पेसिफिक को हम लोग एस से दर्शाते हैं, सामने का जो पहला अक्षर है उससे। अब ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली सिंपल हो गया कि सर आपने भी कह दिया सर कि जो जी है मेरा सामान्य बुद्धि को दर्शाता है। अच्छा, क्या आप ये बताएंगे कि स्पीयरमैन, यही स्पीयरमैन का क्या कोई और तत्व है क्या, द्वितत्व के अलावा क्या त्रितत्व भी इनके द्वारा दिया गया है? यदि त्रितत्व दिया गया है तो बताइए कि कौन सा वो तीसरा तत्व है जो मुझे स्पीयरमैन से पता चलता है। ठीक है, शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चन है ये आईक्यू से आगे है। आईक्यू क्या होता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब इंटेलिजेंट क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको पता होगा कि सर वो मेरा मानसिक आयु, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 होता है। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है, खैर इसको आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे ही।
तो यहाँ पर बोल रहे हैं शिक्षण योग्य बच्चे की, मतलब ऐसे कौन से आईक्यू वाले बच्चे जिनको आप एक्चुअल में स्कूल में आप सिखाना चाहते हो, आप सिखा सकते हो। क्या है ना कि देखो, अगर आईक्यू बच्चों की एकदम ही कम होगी तो उनको सिखाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। मतलब यार उनको हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एक्चुअल में हम सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को शैक्षणिक योग्य मानते हैं कि उनको हम एजुकेशन जो है वो दे सकते हैं। स्कूली एजुकेशन, ट्यूशन, कोचिंग, घर में पढ़ाना, बच्चों को मूर्ख से मूर्ख की ओर पढ़ाना, वो मेरा 90 से 110 तक होता है। इसके लिए आपको आईक्यू टेबल जो है, जो कि टर्मन के द्वारा बनाया गया था, वो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। 20 से 49 को तो आप केवल और केवल ट्रेनिंग, मतलब ये है कि कई किताब में ये लिखा है कि समाज के लिए बोझ है, हालांकि एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन 20 से 49 को लिखा गया है। 50 या 75 से 90 एक कॉन्सेप्ट ये बनता है कि सर 80 से 90 क्या होता है। तो यार 80 से 90 एक्चुअल में पिछड़ा बालक होता है। ये बच्चे पढ़ाई में थोड़े से कमजोर होते हैं। बस 20 से नीचे को तो आप मतलब कुछ भी चीज़ें सिखा सकते हैं, वो मेंटली इल होते हैं। 50 से नीचे वालों को मैं मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चों को बोलता हूँ। निम्न में से बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है। अच्छा, बहुबुद्धि का प्रकार यानी कि मल्टीपल, इनका क्या मानना था? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो यार ये दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। तो उन्होंने 8 प्रकार के, स्टार्टिंग में 7 प्रकार था, फिर 8वां और 9वां को संशोधन करके लाया गया और 9 प्रकार की उन्होंने बताया वही बुद्धि होती है। अलग अलग प्रकार के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सभी को मिलाकर, बहुत सारे मिलाकर हम एक प्रकार का बुद्धि कहते हैं। तो इनका मानना था कि हर एक व्यक्ति के अंदर सभी प्रकार की बुद्धि होती है, परंतु कोई एक प्रकार का बुद्धि जो होता है ना, सबसे ज्यादा, जैसे कोई सिंगर है, अब गाना अच्छा गाता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर संगीतीय बुद्धि जो है वो अच्छा है। अब कोई भाषाई बुद्धि है, तो भाषाई बुद्धि मतलब उसको भाषा का ज्ञान अच्छा है, उसको बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस समझने में इजीली, मतलब अच्छा लगता है उसको, वो बहुत उसमें आगे बढ़े। स्थानिक बुद्धि मतलब स्थानों को देखकर, विश्लेषण बुद्धि, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ये सभी मैंने अपने वीडियोस में बताए हुए हैं। यदि आप लोगों को ये पहली बार सुनने में लग रहा होगा ना, तो आपको एक बार मेरा हॉस्टल वर्डन का वीडियो को देख लेना चाहिए। विश्लेषण बुद्धि यानी कि एनालिसिस, सिंथेसिस, ऐसा कोई बुद्धि का प्रकार हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत में नहीं था। आगे के क्वेश्चन चलते हैं। यह है कि बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि के विशिष्ट तत्व क्या होता है? अच्छा, ये विशिष्ट तत्व अथवा तत्व, विशिष्ट तत्व, विशिष्ट बोला है ना, विशिष्ट मतलब एक प्रकार की स्पेसिफिक है, अथवा यहाँ पर एस मान लीजिए, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है उसमें लिखना भूल गया हूँ, या फिर ये जल्दी जल्दी में टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर समझ लो कि एस है। तो एस तत्व जो है वो क्या होता है? आपको याद होगा कि हमने 2 तत्व की बात की थी। सर आपने बताया सर एक होता है मेरा सामान्य, जिसे मैं जनरल कहता हूँ, जो एक्चुअल में जन्मजात होता है। हर एक बच्चा जो है बचपन से ही किसी भी चीज को, देखना बच्चे ना फट से किसी भी चीज को मुंह में ले आते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हर चीज खाने के लिए। तो यार वो ऐसी बुद्धि हर एक प्रकार के जन्मजात, हर एक प्रकार के बच्चों में देखने को मिल रही है। लगभग 99.9% बच्चों जो फिट हैं, जो मेंटली इल नहीं है, उन सभी बच्चों में ऐसी प्रक्रियाओं को दिखा जाता है। मतलब एक प्रकार का सामान्य बुद्धि है, खाने का, पीने का, रोने का, हंसने का, गाने का। बट हर एक बच्चा जो है स्पेसिफिक, यानी कि उसका जो द्वितत्व के सिद्धांत, स्पीयरमैन का जो सेकंड वाला पार्ट है, जो कि मेरा स्पेसिफिक वाला पार्ट है, उसमें से एक कंक्लूजन ये निकलता है कि सर ऐसा है कि स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट वाला जो है वो ये बोलता है कि ये जो है हम अर्जित करते हैं। अब क्या हुआ कि यार वकील के मोहल्ले में रहोगे ना, तो थोड़ा सा मन करेगा कि यार मैं भी जज बनता हूं या फिर वकील बनता हूं। तो आपने क्या किया, उस प्रकार की बुद्धि को थोड़ा सा अर्जन किया, आपने बाहर से एक्वायर किया। तो इसीलिए जो सेकंड वाला तत्व है, जो कि एस है, उसको हमेशा क्या करेंगे आप, अर्जित ही करेंगे। सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में समान रूप से, ये गलत है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है ही नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है अर्जित किया जाता है। अब एक क्वेश्चन है कि बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की कैसे भूमिका होती है? तो एक्चुअल में अब देखो, पर्सनालिटी में बताओ, क्या आपके पिता इंट्रोवर्ट है और आप भी इंट्रोवर्ट हो, इस बात की ना कोई गारंटी नहीं है। हाँ, बुद्धि में ये है कि आपके पिताजी आईआईटीएन थे तो आपने भी आईआईटीएन, हाँ एक ये होता है ना कि हम अक्सर देखते हैं कि सर आईएएस का बच्चा आईएएस बनता है। अब वो ना इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसका जो बुद्धि है, उसके माता आईएएस है, वो इसलिए यार क्योंकि उनकी स्पून फीडिंग वैसी हो रही है। स्पून फीडिंग मतलब उनको बचपन से ना वैसा ट्रेन किया, बचपन से, कोई ऐसा नहीं कि पैदा ही आईएएस की बुद्धि लेकर, वो ये नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो नाम मात्र की भूमिका है, कि हाँ भूमिका तो है। और कई जगह ये लिखा रहता है कि क्या ये 50% है, तो याद रखना ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि 50% वंशानुक्रम है, 50% उसका एनवायरमेंट है, वातावरण है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो केवल नाम मात्र की भूमिका है। एक महत्वपूर्ण भूमिका है, मैं पहले ही कह रहा हूँ महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन ये केवल नाम मात्र का है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो आंसर है महत्वपूर्ण के साथ साथ नाम मात्र, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट जो है वो नाम मात्र का है। आंसर को भी सीटेट ने नाम मात्र ही एक बार लिया है, इसीलिए इस ऑप्शन के साथ मैं जा रहा हूं। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है? देखो टीचर हाल ही का क्वेश्चन है, 25 साल का क्वेश्चन है, जिस पर से
10,000 बच्चे जो हैं अभी जॉब कर रहे हैं इसी पेपर को निकालने के बाद। तो इसका जो क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन, अब क्या हुआ ना कि गिलफोर्ड आए और उन्होंने बताया कि यार बुद्धि के अलग अलग तत्व, उसमें दो इन्होंने पद बताया, एक बताया इन्होंने अपसारी चिंतन और एक बताया इन्होंने अभिसारी चिंतन। तो क्या हुआ कि बताया गया कि अभिसारी चिंतन जो है वो मेरे बुद्धि के लिए है। तो अपसारी किसके लिए? अपसारी जो है मेरे रचनात्मकता के लिए। रचनात्मकता के लिए अपसारी भी चाहिए और अभिसारी भी चाहिए, लेकिन बुद्धि के लिए केवल और केवल कौन से प्रकार का चिंतन चाहिए? तो वो मेरा अभिसारी है, क्योंकि जैसे ही मैं अपसारी चिंतन पर लेकर जाऊंगा, अपसारी चिंतन मेरा रचनात्मकता पर है। यदि किसी को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि अपसारी अभिसारी चिंतन क्या है, तो एक बार आपको फिर से मैं कह रहा हूँ कि आपको हॉस्टल वार्डन के मेरे पुराने रचनात्मकता वाले वीडियोस को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सीरीज जो है ना, ये वहीं से उठकर आ रही है, वहीं से ये फॉलोअप हो रही है। चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या प्रक्रिया है? क्या ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, भावात्मक प्रक्रिया है, मनोगतिक प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? चिंतन जो है मतलब एक प्रकार का आपका थिंकिंग है। थिंकिंग जो है वो एक प्रकार का आपका कॉग्निशन है यार, आपका कॉग्निटिव इफेक्ट इसमें दिखता है कि आप लोग कैसे सोच रहे हो। तो इसीलिए एक प्रकार की एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। इसका जो आंसर है वो आंसर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो भैया आंसर का ऑप्शन हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक गतिविधि। ठीक है। कक्षा अध्यापक ने संजय को अपनी कक्षा में अपनी कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत गाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि संजय डैश में, यदि हार्वर्ड गार्डनर का आपको थ्योरी याद आ रहा होगा तो उसने कहा था कि व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की बुद्धियों को देखा जाता है। तो यार वो गाना अच्छा गा रहा है, तो गाना अच्छा गा रहा है तो वो कौन सा बुद्धि हो जाएगा? वो मेरा संगीतमय बुद्धि हो जाएगा भैया। वो सिंगर बहुत अच्छा बनेगा, वो क्या बनेगा? सिंगर। भैया उसके में कैपेबिलिटीज है। जैसे अब कई लोग ऐसे होते हैं ना कि कहीं भी टेबल थाली वाली दे दो, वो एकदम बीट पकड़ लेंगे और गाना गाने लगेंगे भैया, क्योंकि उनमें सिंगिंग या फिर ये वाली बुद्धि है। भाषाई बुद्धि उनमें है भैया, जो भाषा को बहुत अच्छा ज्ञान है। स्थानिक बुद्धि, खाली स्थान को देखकर बहुत अच्छा किया। जैसे आर्किटेक्ट है, खाली जमीन को देखेगा लेकिन उसके मन में एक छवि बन जाएगी, यहाँ पर ऐसे बालकनी बनेगा, यहाँ पर वो घर बनेगा। शारीरिक गतिबोधक, जैसे कि डॉक्टर्स है, वो हमारे शरीर के बारे में। डांसर है, अपने बॉडी के पार्ट्स को, मूवमेंट्स को अच्छे से समझता है, वो शारीरिक गतिबोधक बुद्धि है, उनमें हावी है। बुद्धि तो सभी प्रकार की, लेकिन हावी है। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि सर मुझे निकालना है आईक्यू, तो आईक्यू के लिए फॉर्मूला है MA/CA इंटू 100। मानसिक आयु MA है और वास्तविक आयु उसकी 10 है, तो ये मैंने कट किया और मुझे आंसर मिल गया 120। ये सिंपल सा फॉर्मूला भाई आपको याद रखना पड़ेगा, MA/CA इंटू 100। MA क्या है? मेरी मानसिक आयु, और ये मेरी वास्तविक आयु, मतलब वो जो शारीरिक आयु है ना, ये उसकी बात करता है मेरा CA। किसी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से मानसिक मंदित कहा जाएगा यदि उसकी बुद्धि लब्धि, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि यार यदि उस, देखो आधिकारिक रूप से मतलब यार वहां पर उसका क्या है ना, सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी बन जाएगा अगर उसका IQ 70 से कम है। 120 तो यार अच्छा IQ है, 100 नॉर्मल IQ, 90 नॉर्मल IQ है। तो ऑप्शन जो है ऑब्वियसली सबसे कम को ही देखना था, 90, 70 से नीचे जो भी आते हैं। हालांकि मानसिक मंदता की भी 3 अलग अलग कैटेगरी है जो मैंने अपने बुद्धि वाले वीडियो में कराया है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा मेरा, वो आंसर कौन सा आएगा? मेरा 70 आएगा। ठीक है, उसके नीचे वाले सभी को मैं क्या बोलूंगा? मानसिक मंद बोलूंगा। ऐसे बच्चे जिनको पढ़ाना थोड़ा ज्यादा कठिन है यार, उनको समाज में रहना ही कठिन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ गिलफोर्ड? जेपी गिलफोर्ड द्वारा 3 डायमेंशन बताए गए थे। उस सिद्धांत का नाम है COP सिद्धांत या फिर 3 डायमेंशनल सिद्धांत। COP सिद्धांत में अब CO और P, ये देखो CO और P मिल गया, एबिलिटीज नहीं है। ठीक है, याद करने का तरीका था CO और P, कंटेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट। ये तीनों को मिलाकर उन्होंने बताया था कि कैसे 120, 150 और फिर 180 अलग अलग प्रकार के डायमेंशंस हैं। फिर से अगेन, यदि आपके दिमाग में नहीं घुस रहा तो आपको अगेन मेरे वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल MCQ वीडियो है जहां पर आपको मैं रिवीजन करा रहा हूं। तो जेपी गिलफोर्ड, वहां पर COP का सिद्धांत, कंटेंट, ऑपरेशनल, प्रोडक्ट वाला सिद्धांत। ठीक है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु बताइए। ये क्वेश्चन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, जहां पर आपको 75 को यहां रखना है। उसकी बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 वर्षीय बच्चा मतलब भैया उसकी वास्तविक आयु है, जहां पर मुझे X की गणना करना है। तो आपको इस क्वेश्चन को बताना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें यदि आपसे बन रहा है तो, और नहीं बन रहा है तो आपसे एक क्वेश्चन बनना चाहिए था। भाटिया परीक्षण बैटरी में सम्मिलित कितने उप परीक्षण? अच्छा देखो क्या हुआ कि अब बुद्धि परीक्षण चालू हुआ। किसने चालू किया? तो एल्फ्रेड बीने ने। ठीक है, और वही जब बुद्धि चालू हुआ ना, तो वहीं से एल्फ्रेड बीने ने मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया कि मानसिक आयु क्या होता है। फिर धीरे धीरे टर्मन आया और फिर टर्मन ने उनसे कहा कि यार ऐसा है कि हम लोग IQ का फॉर्मूला निकाल लेते हैं।
जो कि आपका विलियम स्टर्न टर्मन सभी को मिला के हम लोगों ने ये फॉर्मूले का इजाद भी किया था। फिलहाल भाटिया बैटरी पर आते हैं। भाटिया बैटरी हमारे इंडियन, हमारे मतलब भारतीय व्यक्ति हैं भाई, जिन्होंने कहा कि यार ऐसा है कि आपको अलग अलग प्रकार के टेस्ट को करके उस व्यक्ति की आईक्यू को नापना पड़ेगा। तो उनके द्वारा 5 प्रकार के उप परीक्षण कराए गए, वो 5 अलग अलग प्रकार के टेस्ट कराए गए। भाटिया परीक्षण बैटरी, बैटरी का मतलब क्या होता है कि परीक्षणों का जो समूह होता है उसे बैटरी कहते हैं। तो उसमें 5 प्रकार के बैटरी थे, 5 प्रकार के बैटरी के समूहों को, मतलब टेस्ट को हम लोग बोलते थे भाटिया बैटरी परीक्षण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। अच्छा, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था, तो मैंने बताया कि सर ऐसा है कि 1904 में मानसिक आयु का संप्रत्यय आ गया था, और उसी टाइम से, मानसिक आयु का संप्रत्यय के टाइम से ही हम बच्चे की आईक्यू यानी कि बुद्धि परीक्षण करना चालू किए थे। तो इसके जो जन्मदाता है मेरे एल्फ्रेड बीने हैं। इनका एक तत्व का सिद्धांत भी यूनिफैक्टर थ्योरी है, जो इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है समान तरीके से कार्य करती है और हर एक व्यक्ति में समान रूप से पाई जाती है। तो इसका जो आंसर है वो मेरा कौन है, मेरा एल्फ्रेड बीने है। अच्छा, तो इस सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और उम्मीद कर रहा हूं आपको सेशन मजा आ रहा होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जो हॉस्टल की तैयारी कर रहे हैं। बाकी थैंक यू गाइस।